को एक एक लड्डू मिलेगा, अगर लड्डू बचेगा तो फिर यहां से दूसरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीर हमारा पुराना जान पहचान का तो उसको 4 लड्डू पहली बार में दे देना ही, पहले सबको एक एक लड्डू मिलेगा, उसके बाद दूसरा लड्डू मिलना स्टार्ट होगा, और 2 से ज्यादा नहीं मिलते किसी को। ऐसा एक ऑर्बिटल की कहानी है। तो ऐसी जो लड्डू वाली बात है वो मैंने नहीं कही, ये लड्डू वाली बात कही थी होर्न्स ने। तो होर्न्स रूल, हेडिंग लिख लो, होर्न्स रूल। इट स्टेट दैट pairing of electron in an atom takes place after filling of unpaired electron in each orbital. Pairing of electron will be start after filling of unpaired electron in each orbital. ठीक है, तो इसका मतलब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कब स्टार्ट होगी, जब पहले उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो कल आपको याद है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बताया था हमने 8, 1s2 2s2 2p4। p में यहां पर कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चा, 3। कौन कौन से, -1 0 +1, ओके है ना। 4 इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर रहे हो तो 1 2 3, पहले सबको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं, अब जाकर के इसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन सा है इनमें से, तो लास्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वही है जो सबसे लास्ट में भरा गया है। सबसे लास्ट में कौन सा भरा गया है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इज दैट क्लियर? वो जो लड्डू बांटने वाली बात है एकदम ओके हो गई, पहले सबको एक एक लड्डू मिलेगा, अगर बचेंगे लड्डू तो फिर वहीं से पेयरिंग स्टार्ट होगी उसकी। चलो लड्डू बट गए, एग्जाम्पल कॉपी कर लो। चल रहा है, कॉपी कर लिया। चलिए इसके बाद n+l रूल आएगा। क्या हम जानते हैं n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दोनों का जो सम है जिसके लिए कम है उसी की बात में दम है। मतलब पहले वही भरा जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी। n+l की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या होगा, बच्चों लाइट चली गई है, क्लास बंद होने वाली है। हाँ क्या कहा हमने, n+l की वैल्यू जिसके लिए कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम। इट स्टेट दैट इट ऑर्बिटल during filling of electron in an orbital priority should be given to the orbital
should be given to the orbital having least value of n plus l. Having least value of n plus l. कॉमन आगे, if two orbital have same value of n plus l, two orbital have same value of n plus l, then priority should be given to the orbital having least value of n. Priority should be given to the orbital having least value of n. अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, आयरन है 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। एक बच्चा कह रहा था सर आपने गलत बताया, हमारे स्कूल के टीचर ने कहा था कि पहले फर्स्ट सेल भरा जाएगा, फिर सेकंड सेल भरा जाएगा, फिर आपका थर्ड सेल भरा जाएगा, फोर्थ का नंबर तो बाद में आएगा ना। आपने 4 को पहले भर दिया, थर्ड को बाद में भर रहे हो, तो आप गलत करा रहे हो। तो फिर उसे n प्लस एल के अकॉर्डिंग बताया। ये हमारा जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, किसके अकॉर्डिंग? n प्लस एल के अकॉर्डिंग। आपको जो पूरा सीक्वेंस लिखा है ना हमने अबव प्रिंसिपल में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये जो पूरा सीक्वेंस लिखा है वो n प्लस एल के अकॉर्डिंग ही निकाला गया है। तो वो कह रहा है कि n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी वो पहले भरा जाएगा, जिसके लिए ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये जो आगे नंबर है वो n है, तो n कितना है आपके पास? 3। और d के लिए l कितना होता है? कल लिखाए थे ना मैंने कहा था L0 है तो S होगा, L1 है तो P होगा, L2 है तो D होगा, L3 है तो F होगा। तो यहां पर ये D है तो L की वैल्यू क्या है फिर? 2 है ना, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। अच्छा, इस वाले के लिए निकालोगे तो N आपका 4 है, L के लिए 0, S होता है तो ये 4 है। तो हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो प्रायोरिटी किसको देते हो? जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है। तो आप देखो 4s के लिए कम आ रही है और 3d के लिए ज्यादा आ रही है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा, जिसके लिए कम आएगी वो पहले। फिर इसमें दूसरा सवाल उठता है कि अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल सेम आ रहा है तो जिसका n छोटा होगा वो पहले भरा जाएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 3p के लिए n कितना है आपके पास? 3, और p है तो l की वैल्यू क्या होगी? 1। 3 प्लस 1 4। तो देखो 4 इसके लिए भी आ रहा था, 4 इसके लिए भी आ रहा है, तो पहले कौन भरना होगा? जिसके लिए n कम है। तो अगर टू ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द ऑर्बिटल हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर n आपका 3 है, यहाँ पर n आपका 4 है, 3 कम है इसलिए पहले 3 भरा जाएगा, 4 बाद में भरा जाएगा। कोई शक इसमें? बराबर। एग्जाम्पल कॉपी कर लो। इसका मतलब हम बिल्कुल सही कह रहे थे, उसके टीचर ने गलत बताया, पहले थर्ड भरेगा, थर्ड पूरा नहीं भरेगा, पहले एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। आपको एक दिन याद है मैंने आपको कुछ ऑर्बिटल और वो बताए थे, नोडल प्लेन वगैरह है? आप इसे कॉपी कर लो फिर देखते हैं। चलो, ऑर्बिटल क्या है, नोडल प्लेन क्या है, ये सब आज जानकारी ले लेते हैं। देखिए बेटा,
अब आप हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। बढ़ू आगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी ऑर्बिटल। क्या होता है एक बार जरा बताओ मेरे को। कल हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे तो उसमें ये सब बताया था ना। क्या था? एस कैसा होता है? सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एटम में होता है, ऑर्बिटल में नहीं होता न्यूक्लियस। यस, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाते, इसे कहते हैं नोडल प्लेन। ओके, ये तो एस हो गया। पी का, पी का स्ट्रक्चर डंबल शेप है, तो ऐसे आपको याद होगा, इस तरीके से बताया था। तो बीच में क्या एरिया है ये? यस, परफेक्ट। ये है आपका नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। और ये वाला एरिया क्या है? इसे बोलते हैं ऑर्बिटल। तो किसी एटम के अंदर वो स्पेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है वो ऑर्बिटल, जहां पर 0 होगा। अच्छा, डी के बारे में याद होगा, डी हमने इस तरीके से बताया था, डबल डंबल। ये वाला एरिया कौन? यस, ये है आपका नोडल प्लेन। और ये एरिया क्या है? तो एकदम ओके ओके, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो सही है। हेडिंग लिख लो बेटा ऑर्बिटल। द स्पेस इन द एटम where probability of finding electron is maximum. The space in the atom where probability of finding electron is maximum is called, क्या कहेंगे बच्चा? is called orbital. The space in the atom where probability of finding electron is maximum is called orbital. Okay, दूसरा लिख लो बेटा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, the space in the atom where probability of finding electron is 0. The space in the atom where probability of finding electron is 0 is called nodal plane or nodes. Nodal plane or nodes. There are two types of nodes. There are two types of nodes. Number one, angular nodes. Number one, angular node. इसको डिनोट, इसके कैलकुलेट करते हैं बेटा एल के बराबर। एंगुलर नोड इज इक्वल टू स्मॉल एल। और दूसरा होता है रेडियल नोड। दूसरा है रेडियल नोड, इसे स्पायरिकल नोड भी कहते हैं। रेडियल नोड को स्पायरिकल नोड भी कहेंगे। इसे निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एन माइनस एल माइनस 1। एन माइनस एल माइनस 1, ये रेडियल है। एंगुलर नोड के लिए क्या होगा? एल है। तो टोटल नोड क्या होंगे बच्चा?
टोटल नोड निकालने के लिए क्या होगा आपका, n माइनस एल माइनस वन में से l माइनस कर दिया तो एल एल कट गया, उसमें से n माइनस वन आ जाएगा टोटल। ठीक है भाई, तो लिख लो इनको और ये फोटो बना करके दिखा देना, ऑर्बिटल कहाँ है और नोड कहाँ है। ठीक है, बना लिए? हाँ बना लिए। अब पेपर में पूछा जाएगा आपसे, भाई 3D में रेडियल नोड कितने होंगे बच्चा, एंगुलर नोड कितने होंगे, बताओगे? 3D में एंगुलर कितने रहेंगे? एन आपका क्या है, एन आपका 3 है, और एल की वैल्यू कितनी होती है डी के लिए? सही है। अच्छा, तो एंगुलर निकालना है, तो एंगुलर किसके बराबर है, एल के बराबर, एल की वैल्यू 2 है। ठीक है, रेडियल कितने होंगे, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मैं कोई रटने वाली बात नहीं कर रहा बेटा, ऐसा क्यों हुआ एक बार जरा देख लो, इसमें गोल मटोल स्ट्रक्चर कितनी है, मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें चार कहां दिख रही है? स्फेरिकल, इसमें स्फेरिकल कितने हैं, एक भी नहीं है ना, तो फिर काय को होगा स्फेरिकल नोड उसमें, जब स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं तो भाई स्फेरिकल नोड क्यों होगा उसमें, कितना होगा, 0 होगा। अच्छा ये कैसा है, इसमें सारे स्फेरिकल ही होंगे बस, दुनिया के किसी कोने में चले जाना मेरे जैसा टीचर नहीं मिलेगा, बताया था मैंने क्यों नहीं मिलेगा, दुनिया गोल है उसमें कोना है ही नहीं, तो कोना नहीं है इसका मतलब क्या है, उसमें कोई एंगल भी नहीं है, तो इस वाले में कभी एंगुलर नहीं होंगे, इन वाले में कभी रेडियल नहीं होंगे, आप चेक कर लो कहीं पे भी, बताओ है कि नहीं, देखो चेक करो एक बार, मैंने बोल दिया 3s, 3s एंगुलर कितना होता है, एंगुलर l होता है ना, और s के लिए l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये s है ना, s कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसमें कोई एंगल होगा, नहीं होगा, तो वो वाली बात मेरी याद रखना हमेशा कि मेरे जैसा टीचर नहीं मिलेगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी बात, यही कह रहा हूं कि दुनिया गोल है उसमें एंगल है ही नहीं कहीं, तो जब एंगल नहीं है तो फिर एंगुलर नोड भी नहीं होगा, कैसा नोड होगा उसमें, उसमें सिर्फ रेडियल होगा, स्फेरिकल होगा, पक्का। एक बार तू पी के बता बेटा, इसमें स्फेरिकल होगा क्या, पक्का स्फेरिकल नहीं होगा इसमें, क्यों, रेडियल में निकाल दें एन, एन आपका 2 है, 2 माइनस एल कितना होगा पी के लिए 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 क्यों आया भाई, क्योंकि पी हमारा डंबल है, इसमें गोल मटोल है ही नहीं कोई, गोल मटोल है नहीं तो कोई रेडियल नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा काम है कि नहीं, ये लास्ट ईयर पेपर में दिया था मैंने, कैलकुलेट रेडियल एंड एंगुलर नोड इन द 3D ऑर्बिटल, तो आप कहीं पे भी निकाल सकते हो, जहां एस आ रहा होगा वहां पे रेडियल होगा, और एस के अलावा जो कौन कौन आ रहे होंगे, पी है, डी है, एफ है, उनमें आपके कौन से होंगे, एंगुलर, क्योंकि इनमें एंगल बन रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है याद है, ये वाई एक्सिस है, जेड आपका इस तरीके से आ रहा था, तो सबके बीच में एक एंगल है, गोल बटोल में कोई एंगल है, सारे एंगल पे हो, तो मुझे लगता है नोड वाली बात एकदम ओके हो गई होगी, पक्का। चलो तो आप ये सारे एग्जाम्पल लिखेंगे जरूर बेटा, 3D में रेडियल कितना है निकाल के दिखाओ उसे, क्योंकि अभी तो हमें समझ में आ गया है, 2 महीने बाद हम कॉपी देखेंगे तो सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा, एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो इन तीनों के लिखो बेटा, इसमें रेडियल कितना आया तुम्हारा, इसमें
3D में रेडियल कितना है 0, एंगुलर कितना है 2, टोटल कितना है 0 + 2, 2 ही आ रहा है ना। अब तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे n-1, n कितना है आपके पास 3, तो 3 - 1 2 ही आ रहा है, तो हमें पता है सही है, हम लोग ओके ओके जा रहे हैं। समझ गए, लिख लो बेटा इनको। कुछ कह रहे हो, अभी थोड़ी देर बाद पूछ लेना। चलो बेटा, इसके बाद हम लिखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया, पाउली पढ़ लिया, वुन्स रूल पढ़ लिया, n+l पढ़ लिया, कुछ बचा ही नहीं, अब तो खत्म हो गया चैप्टर। एक चीज रह गई है हमारी, आपको याद होगा तो मैंने क्वांटम नंबर में एक पॉइंट लिखवाया था कि क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक तीनों कहाँ से ऑब्टेन की गई हैं, क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स में 2 लॉ बताए थे, एक तो डी ब्रॉगली और दूसरी था श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वो उस दिन मुझे लिखानी चाहिए थी, लेकिन तब मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो रह गया है। हेडिंग लिख लो फिर इसके बाद, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, SCH। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखिए। इन 1920 श्रोडिंजर एक्सप्लेन quantum mechanical model of an atom. Quantum mechanical model of an atom. And proposed a equation known as Schrodinger wave equation. Known as Schrodinger wave equation. ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। लाइन चेंज करके लिखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of dual nature of light as well as matter. Dual nature of light as well as matter is known as quantum mechanical model of atom. Quantum mechanics कह दो, is known as quantum mechanics. ठीक है, क्या इक्वेशन दी थी इन्होंने, थोड़ा सा मुझे एक कदम पीछे चलना पड़ेगा। थॉमसन मॉडल क्या कह रहा था हमसे, एटम अकर्स इन टोटल मास, नहीं कहा। थॉमसन ने ये कहा था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज से फिल्ड रहता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड जस्ट इन द पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक द सीड इन वाटरमेलन। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। नील्स बोर ने क्या कहा, एटम स्फेरिकल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं जैसे सेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं।
पर इलेक्ट्रॉन सभी में रिवॉल्व नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सेल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल तो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता तो स्फेरिकल है, पर वो स्पाइरल फॉर्म में घूमता है ऐसे, मतलब उसमें दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर की वजह से वो पार्टिकल घूम रहा है, और वेव की नेचर की वजह से वेव फॉर्म में चल रहा है वो। इसका सपोर्ट किया था किसने? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने क्या कहा कि बिल्कुल सही बात है, आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है, और ये वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ना, ये मैक्सिमम हाइट तक, इसे साई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये जो वेव है हर टाइम पे चेंज हो रहा है इसका, तो चेंज इन वेव फंक्शन हो रहा है उसमें रेगुलरली। तो इन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज की इसको ध्यान में रखते हुए कि चेंज इन एम्पलीट्यूड, साई क्या है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड, और डेल होता है चेंज। तो इन्होंने जो चेंज देखा था वो स्क्वायर के फॉर्म में देखा गया था, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो चेंज इन इट्स एम्पलीट्यूड अलोंग इन द प्रोपोगेशन ऑन एक्स एक्सिस। बाई का देखें तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस पे देखेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये तीनों एक्सिस पे इसका वेरिएशन इन वेव देखने को मिलेगा, और इन सबको अगर आप ऐड करते हो किसके साथ? 8π² m अपॉन एच स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें तो उतना वेव फंक्शन में चेंज हो जाएगा जिसका ओवरऑल जीरो वैल्यू निकल के आएगी। मतलब इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो वो जीरो के बराबर बैठेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है हमें, ना ही कुछ डेरिवेशन करना है, सीधा सीधा लिखना होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे कौन क्या क्या है वो दिखा देता हूं। साई क्या बताया मैंने आपको? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। डेल क्या होता है? डेल तो चेंज को डिनोट कर रहा होता है। एक्स वाई जेड क्या है? ये इनके एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एम क्या होता है? मास ऑफ माइक्रो पार्टिकल, जिसके मूवमेंट को आप चेक कर रहे हो। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है इसकी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स। ठीक है। ई क्या है यहाँ पे? ई आपकी टोटल एनर्जी है, और वी इसका पोटेंशियल एनर्जी है। आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल आपकी, वो पोटेंशियल और वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल और काइनेटिक को मिला के बनती है। तो कह रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें से आपने पोटेंशियल को माइनस कर दिया, तो बची हुई एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक। वही आपके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो। ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, कुछ बस दे रखा है बुक में तो लिखवा लेते हैं इसे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है इसका मतलब? अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे तो सेंटर में क्या है उसका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? प्रोटॉन एंड, होता ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास अकेला प्रोटॉन होता है, तो इसके न्यूक्लियस में सिर्फ आपको प्रोटॉन मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जीरो है, इलेक्ट्रॉन तो एक है ना। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड के फॉर्म में मिलेगा।
तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, फिर इतना बड़ा क्लाउड कैसे बना रहा है? एक्चुअली वो एक जगह पे है नहीं, जरा सी एनर्जी मिल गई, एक्साइटेड होकर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा। कल हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन ने इतनी खुददार वो खोतर मचा रखी है यहाँ पे कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी चारों तरफ घूम रहा है, तो एक अकेले ने ही एक क्लाउड बना दिया है। किसका? हाइड्रोजन का। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। मान लो इतनी भीड़ होती तो क्या होता है इसका? एक अकेले ने इतना क्लाउड बना रखा है, देखने में ऐसा लगता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, लेकिन वो एक ही है। कभी अपने सेल में घूम रहा है, एक्साइटेड होके ऊपर चला गया, वहाँ घूम रहा है, वहाँ देखा कि ज़्यादा एनर्जी ठीक नहीं है बंदे तेरे लिए, लौट के नीचे आया, तो फिर लौट के आया। तो ये जो ऊपर नीचे उठापटक कर रहा है, उसने एक क्षेत्र बना रखा है अपना के यहाँ मिलेगा। इसी एरिया को हम इसका क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। याद है आपको? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, वो इसका ऑर्बिटल है। ओके, तो लिखिए हाइड्रोजन अकर्स इन स्फेरिकल शेप। हाइड्रोजन अकर्स इन स्फेरिकल शेप having nucleus at the center, having nucleus at the center and electron revolve around the nucleus. Electron revolve around the nucleus and get excited where transition of electron takes place. Where transition of electron takes place. ठीक है? To form electron cloud around the nucleus. To form electron cloud around the nucleus. That is called electron cloud of hydrogen. That is called electron cloud of hydrogen. क्या हमको ये चैप्टर क्लियर हो गया है? बराबर। देखो इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक। स्टार्टिंग हुई थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, कैनाल रेज एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर हमने मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा था थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। नील्स बोर के ओरिजिन के लिए हमने पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था, जिसमें वेव थ्योरी एंड, और इसको प्रूफ करने वाले 5 फिनोमिना थे हमारे पास: डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सब पढ़े हैं ना हमने। उसके बाद हमारे पास क्या आया था? डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर डी ब्रॉगली के बाद हमारा ये ये क्या नाम है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आता है। उसके बाद हम आते हैं उधर क्वांटम नंबर पे। तो क्वांटम नंबर 4 पढ़े थे, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। क्वांटम नंबर पे बेस्ड हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हुंड्स रूल होता है और N+L रूल होता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल की छुट्टी रहेगी, कल 4 जून है। 4 जून में ऐसा क्या खास? कुछ नहीं, कुछ काम है इसीलिए छुट्टी है। 4 जून से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परसों फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा डंबल वम्बल उठा के लाना घर से, एक बार थोड़ा पढ़ के आना चैप्टर को अच्छे से, ताकि हम यहाँ एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें, है कि नहीं? तो